कहानी का ये 12वां भाग देखने से पहले इसके पहले सभी भाग अवश्य देखें। धारा अपनी ड्रेस लेकर चेंजिंग रूम में पहुंच गई, लेकिन 5 मिनट के बाद ही चेंजिंग रूम के स्लाइडिंग डोर के सरकने की आवाज आई और परेशान सी धारा कमरे में आई। खिड़की के पास खड़ी होकर अपने फोन को ऊंचा नीचा करके हर जगह घूमने लगी। होती आवाजों की वजह से मां ने आंख खोलकर देखा और उससे पूछा, क्या हुआ, तैयार क्यों नहीं हुई तुम? धारा मुंह लटका कर बोली, कैसे हूँ तैयार? मोबाइल में नेटवर्क नहीं है, ना गूगल हो पा रहा है, ना ही यूट्यूब चल रहा है, रूम में नेटवर्क नहीं आ रहे। मान बोला, लाओ दिखाओ तुम्हारा मोबाइल। धारा बोली, रहने दो, आप क्या ही कर लोगे? धारा थोड़ी चिढ़ गई। एक तो ड्रेस पहनना मुश्किल लग रहा था, दूसरा देर हो रही थी तो उसकी टेंशन अलग थी। मान बोला, तो उठो फिर मैं पहना देता हूँ वो ड्रेस तुम्हें, मैं तैयार कर दूंगा तुम्हें। धारा हैरान होकर बोली, हैं? क्या? क्या कहा? कैसी बातें कर रहे हैं आप? मान उसे देखकर बोला, तो फिर क्या करूं? कह रहा हूं ना कि मोबाइल दो अपना, तो चुपचाप दे दो ना। मान के इस तरह बोलने पर उसे समझ आया। उसने अपना मोबाइल मान को पकड़ा दिया। छे, क्या कंजूस इंसान हो यार, तुम इतना पुराना फोन। मान के कहते इस बार तो धारा ने कहा तो कुछ नहीं, पर नाराज नजरों से अच्छे से उसे घूर कर देखा। अच्छा ठीक है, इस तरह घूरो मत, ये लो अपना फोन, अब चल ही नहीं दौड़ रहा है। धारा ने देखा तो सच में अब सब कुछ बड़े आराम से चल रहा था। अरे ये कैसे हुआ? धारा ने खुश होकर पूछा। अब मान चिढ़कर बोला, तुम्हें हो क्या गया है? बुद्धि चलनी बंद हो गई है क्या? देखो इसमें वाईफाई कनेक्ट कर दिया है, पूरे घर में लगा है, भूल जाती हो क्या? धारा चौंक कर बोली, ओह सच में, सॉरी, पता नहीं कैसे दिमाग से निकल गया मेरे, पर ये तो पहले से ही कनेक्ट था वाईफाई से, तब क्यों नहीं चल रहा था? मान बोला, पासवर्ड बदल गए हैं इसलिए डिस्कनेक्ट हो गया होगा, अब तुम जाओ नहीं तो दादी ही आ जाएंगी लेने। मान के कहते ही धारा वापस चेंजिंग रूम में चली गई। मान ने टाइम देखा तो वो भी उठकर बाथरूम की तरफ चल दिया। आधा घंटे बाद दोनों ही तैयार होकर ड्रेसिंग के सामने खड़े थे। धारा अपना ड्रेस और गहने चेक कर रही थी और मान अपने कुर्ते के कॉलर को ठीक कर पूरी तरह से तैयार खड़ा था। चले। खुद आईने में अच्छे से निहारने के बाद अपने बालों में हाथ फेरते हुए मान ने धारा की तरफ देखकर कहा, भारी भरकम ड्रेस और गहनों के साथ आज भी वो पूरी दुल्हन की तरह सजी हुई थी। सुंदर और प्यारी लगने के साथ परेशान भी लग रही थी। मैं ठीक लग रही हूँ ना? धारा ने मान के सामने खड़ी होते हुए कहा। अच्छी लग रही हो, बिल्कुल दादी की तरह, वो भी ऐसे ही तैयार होती है। मान ने धारा को देखकर कहा तो धारा के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। दादी से बड़ी मोहब्बत थी मान को। ऐसा करो तुम नीचे चलो और दादी या भाभी को भी दिखा देना, कुछ कमी लगेगी तो वो ठीक कर देंगी। धारा ने पूछा, और आप? मैं भी चल रहा हूँ, पर मुझे एक कॉल करनी है तो तुम चलो, मैं आया। मान के कहने पर धारा नीचे चल दी और मान अपने कॉल में बिजी हो गया। तुम अकेली आ रही हो? मान कहाँ है? वो तैयार भी नहीं हुआ क्या? धारा को अकेले आते देखकर कलावती जी ने धारा से पूछा। वो आंटी जी, सर को एक कॉल करनी थी तो वो रुक गए, अभी आते ही होंगे। आंटी? सर? ये क्या तरीका हुआ बात करने का घर में? ऐसे बात करोगी सबसे? कलावती जी धारा के मुंह से आंटी और सर सुनकर भड़क गई। क्या हुआ जीजी? कलावती जी की तेज आवाज सुनकर सरस्वती जी उनके पास आ गई। सामने सहमी सी धारा खड़ी थी। देखो, बिल्कुल ढंग नहीं है बोलने के इसे, मुझे आंटी और मान को सर कह रही है। कलावती जी ने नाराज होते हुए कहा। धीरे धीरे सीख जाएगी कलावती, इससे नई बहू पर नाराज नहीं होते, 2 दिन ही तो हुए हैं शादी को इनकी। रघुवीर जी ने बीच में बोलते हुए कलावती जी को समझाना चाहा। रहने दो भैया, बहुत मेहनत लगने वाली है आप सबकी इसको समझाने और सिखाने में। कलावती जी ने फिर से मुंह बनाते हुए कहा। धारा के लिए भी सब नया है, इतना कुछ अचानक हो गया, उन्हें भी टाइम चाहिए रिश्तों को समझने और अपनाने के लिए। फिर आपने ही तो कहा था कि वो आपको दादी नहीं आंटी बुलाए। रघुवीर जी ने फिर समझाया। किसी और ने कुछ भी बोलना सही नहीं समझा, नहीं तो नाराज हो सकती थी। चलिए अब मंदिर चलना है तो अपना मन अच्छा कीजिए, आप नाराज रहेंगी तो कैसे होगा सब?
बहन को मनाना भी जरूरी था रघुवीर जी के लिए। वो उनको लेकर बाहर निकल गए और बाकी सबको भी आने का इशारा किया। उनके जाते ही पीछे खड़ी धारा ने अपनी आंखों से आंसू पोंछे। उसे पता नहीं था कि इतनी साधारण सी बात का उनको बुरा लग जाएगा। रोते नहीं है बेटा, उनकी तो आदत है, तुम भी आदत डाल लो उनकी। अधिकतर बातों को नजरअंदाज करने की समझे। सरस्वती जी ने धारा को समझाया। कितनी प्यारी लग रही हो इस पोशाक में, कोई परेशानी तो नहीं हो रही ना इसमें? सरस्वती जी ने पूछा तो धारा बस सिर हिलाकर रह गई। मान, तुम धारा को लेकर विराज और परिणीता के साथ आओ। हम सब निकल रहे हैं, गाड़ियां साथ ही रहनी चाहिए। जी दादी, आप सब निकलिए, हम भाई भाभी को लेकर आते हैं। धारा के पीछे खड़े मान ने सरस्वती जी को कहा। वो भी नीचे आ चुका था जब कलावती जी धारा को सुना रही थी। सॉरी धारा, मेरी वजह से तुम्हें बहुत कुछ झेलना पड़ रहा है, मान ने धारा को देखते हुए कहा। पल में ही धारा के चेहरे की रंगत बदल गई थी, अब उदासी दिखने लगी थी। इट्स ओके सर, धारा ने मान की तरफ देखते हुए कहा। अब से सर नहीं बुलाया करो, मुझे नाम ले लिया करो, मान ने समझाया। और नाम लेने पर भी डांट पड़ी तो, कि पति का नाम ले रही है? परिणीता ने बीच में आकर कहा। ऐसा भी है क्या? मां ने परेशान होते हुए कहा तो परिणीता बोली। हाँ बिल्कुल ऐसा है, नाम लेने पर इससे भी ज्यादा डांट पड़ेगी। विराज वहां आते हुए बोला। तुम ना दोनों को परेशान मत करो, देर हो रही है, अब निकलते हैं। और तुम दोनों आराम से साथ बैठ कर तय कर लेना कि किसे किसको क्या बुलाना है, समझे? विराज ने परिणीता को रोक दिया, वरना वो पूरे मजे लेने के मूड में खड़ी थी। विराज ने टोका तो मुंह बनाती हुई धारा को लेकर बाहर निकल गई। कुछ देर में सारी गाड़ियां निकल गई थी हवेली से मंदिर की तरफ। उनके निकलते ही पीछे से शिवाय की गाड़ी हवेली के बाहर आकर रुकी। सब कुल देवी के मंदिर गए हैं, निकल चुके हैं, आपने आने में देर कर दी साहब। वॉचमैन जो शिवाय को जानता था उसने बताया। कुलदेवी के मंदिर? कब तक आएंगे वो सब? शिवाय ने पूछा। देर शाम तक आना होगा साहब, आज पूजा रखवाइए ना मानसर और दारा दीदी के लिए। धारा दीदी? जानते हो क्या उन्हें? शिवाय को वॉचमैन का धारा को दीदी कहना अजीब लगा। जानेंगे कैसे नहीं साहब, इधर ही रहती है पिछले 1 डेढ़ महीने से, वॉचमैन ने बताया, जिसको सुनकर ही शिवाय का चेहरा काला पड़ गया। उसकी सोचें बनने लगी। चौकीदार बोला। साहब जी, वो तो पिछले 1 डेढ़ महीने से यहीं रह रही है और अब देखो मान बाबा से शादी कर घर की बहू भी बन गई। शिवाय के हाथ में चाय देते हुए वॉचमैन उससे पूछी हुई बातें बता रहा था। दबी हुई बातें थी जो घर के नौकर बिना आवाज के एक दूसरे से कर रहे थे। आज शिवाय वॉचमैन के साथ बैठ गया चाय पीने, तो उसके पूछते ही वो हर बात शिवाय को बताने को आतुर हो रहा था। जैसे कि आदत होती है, उसे भी लग रहा था कि आज सारे राज उगल तो शिवाय के सामने। आखिर बड़े लोग हैं, खुश हो गए तो कुछ तो फायदा होगा ही। शिवाय ने पूछा। धारा के घर के बारे में कुछ जानते हो क्या? वो तो इसी शहर में रहती है ना, कभी घर नहीं जाती थी क्या वो अपने? आज कोई नहीं था तो एक तरह से मौका ही मिला था उसे सारी बातें पूछने का। घर के बारे में तो नहीं पता साहब, लेकिन शादी के बाद धारा दीदी के बड़े भाई और भाभी उनसे मिलने आए थे, पर विराज सर ने उनको यहाँ से डरा धमका कर भगा दिया और दूसरे ही दिन फिर उनके पूरे परिवार को बुलाकर स्वागत भी किया। बात समझ नहीं आई साहब, शिवाय ने आगे और भी जानना चाहा। अच्छा, तुम जानते हो क्या उनको? वो कहाँ रहते हैं, कुछ अंदाजा है? वॉचमैन बोला। जानता तो नहीं साहब, पर देखने से बिल्कुल भी खास नहीं लग रहे थे, हमारे जैसे ही लग रहे थे, गरीब घर के, और लग रहा था जैसे इसी शहर में रहते हैं। साहब ने अपनी गाड़ी से ही बुलवाया था और उसी से छोड़कर भी आए थे। अरे हाँ साहब, वो ड्राइवर जरूर जानता होगा जो उनको लेने और छोड़ने गया था। वॉचमैन ने ये बात ऐसे बताई जैसे खजाने का पता बता दिया हो। अच्छा, आज आया है क्या वो ड्राइवर? शिवाय ने पूछा। आया तो है साहब, पर वो भी साहब लोगों को लेकर मंदिर गया है, बड़े अफसोस से बताया उसने। कोई बात नहीं, उसे रहने दो। शिवाय ने वही बात खत्म की ये सोचकर कि ड्राइवर से कल मिल लेगा। उसने कुछ धारा के बारे में भी जानना चाहा। और तुम्हारी धारा दीदी, वो कैसे रहती थी यहाँ पर, कुछ अंदाजा है? उनके साथ अंदर कैसा व्यवहार होता था? वॉचमैन बोला। धारा दीदी तो बड़े अच्छे से रहती थी, हमें लगता ही नहीं था वे ऐसे घर की है।
और घर में भी सब उनसे बहुत प्रेम से बात करते थे। विराज सर और उनकी मैडम जी के साथ तो अक्सर रात में बैठकर वो बातें करती थी और अभी भी बहुत अच्छे से रह रहे हैं। सब शादी के बाद भी देखने से तो साफ सब कुछ सही लगता है, पर गलत ये लगा कि शादी किसी और से हो रही थी और हो गई उनके साथ। अब अंदर की बात क्या है ये बड़े लोग ही जाने, बड़े लोगों की बात है साहब। हम छोटे लोगों को कैसे अंदाजा होगा किसी बात का। वॉचमैन शुरू हुआ तो बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा था। चलो ठीक है, बहुत देर हो गई, अब मैं चलता हूँ। ये रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। शिवाय ने कुछ नोट निकाल कर उसके आगे कर दिए, जिसको देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। वॉचमैन खुश हो गया पर अपनी खुशी छुपाते हुए बोला, अरे अरे साहब, रहने दीजिए ना, इसकी क्या जरूरत है। शिवाय बोला, अरे रख लो, घर जाओगे तो बच्चों के लिए मिठाई लेते जाना। ऐसा कौन सा रोज दे रहे हैं, आज दे रहे हैं तो रख लो। बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका, भगवान आपको खूब दे। हाथ जोड़ते हुए वॉचमैन ने खुश होकर शिवाय से पैसे ले लिए। वॉचमैन को पैसे देकर शिवाय भी वहां से निकल गया और सीधा संजना से मिलने अस्पताल पहुंच गया। पर जाकर देखा तो रूम खाली था, वहां पर संजना नहीं थी। नर्स से पूछा तो उसने डॉक्टर साहब से मिलने के लिए बोल दिया। वो सीधा संजना की डॉक्टर मिसेस वैदिक के पास चला गया। संजना को तो हमने यहाँ से भेज दिया उसकी रिक्वेस्ट पर। हमारे ही हॉस्पिटल की दूसरी ब्रांच में उसका ट्रांसफर कर दिया गया है, जो दूसरे शहर में है। उसका मन नहीं था अब इस शहर में रह करके काम करने का। उसकी हालत को समझते हुए तुरंत ही उसका ट्रांसफर कर दिया गया दूसरे शहर में रहकर। शायद उनके दिमाग को भी सुकून मिले। शिवाय के पूछने पर डॉक्टर बेदी ने उन्हें सब कुछ बता दिया। संजना के बारे में जानकर शिवाय हॉस्पिटल से वापस चला आया। इधर मंदिर जाने के पूरे रास्ते मान सोता हुआ ही आया। थकान की वजह से उसे नींद आ रही थी और परिणीता पूरे रास्ते विराज से तो कभी धारा से कोई न कोई बात करती ही रही। वक्त कैसे कट गया पता ही नहीं चला। कुछ ही देर में मंदिर के प्रांगण में उनकी कार एक खड़ी थी। मंदिर पहुंचने के बाद विराज ने मान को उठाया। उठ जा भाई, मंदिर आ गए हैं, अब जाग जाओ, कितना सोओगे। पता नहीं आज नींद इतनी क्यों आ रही है। अलसाते हुए मां ने आंखें खोलकर देखा। परिणीता तो कार से उतर चुकी थी पर धारा अभी भी अंदर बैठी हुई थी। रुको, मैं आता हूँ। धारा की परेशानी मान को समझ आ रही थी। ड्रेस की वजह से अब उतर नहीं पा रही थी। कार का डोर ओपन कर मान ने धारा की तरफ हाथ बढ़ाया। हाथ पकड़कर भी धारा को अच्छी खासी परेशानी आई थी उतरने में। सभी कार से उतरकर मंदिर की ओर जा चुके थे। काफी ऊपर जाकर मंदिर था, सीढ़ियां चढ़कर पहुंचने में बहुत टाइम लगता, इसलिए सभी आगे पहले निकल चुके थे। पीछे खाली विराज, परिणीता, धारा और मान रह गए थे। विराज और परिणीता भी उन दोनों से बोलकर आगे निकल गए। पीछे धारा और मान ही बचे थे, जो सबसे पीछे धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ते हुए जा रहे थे। कारण धारा की ड्रेस थी। मान तो आराम से सीढ़ियां चढ़ रहा था, पर धारा को अपनी ड्रेस की वजह से खासी परेशानी हो रही थी। उसकी चुन्नी बार बार नीचे उतर रही थी और लहंगा भी पाँव के नीचे आ रहा था। साथ में भारी भरकम गहने, कुल मिलाकर धारा अच्छी खासी परेशान हो रही थी। मान उसे परेशान होते देखकर बोला, सुबह इसीलिए तुम्हें कहा था कि दादी से जाकर मिल लो, वो एक बार देख कर सब ठीक करवा देती। अब देखो कितना परेशान हो रही हूँ। धारा बेचारा सा मुंह बनाकर बोली, मैं उन्हीं के पास जा रही थी पर रास्ते में दादी बुआ मिल गई तो जा नहीं पाई। धारा की बात से मान को भी जो सुबह हुआ याद आया। मान बोला, अच्छा रुको तुम, मैं कुछ देखता हूँ, सीधी खड़ी रहना। मान धारा के सामने खड़ा होकर उसकी चुनर को सर पर फिक्स करने की कोशिश करने लगा। पिन है क्या तुम्हारे पास? देखती हूँ, शायद मेरे पर्स में रखी है। पर्स को धारा ने टटोला तो किस्मत से एक पिन मिल ही गई उसे, जो उसने मान को दे दी। मान ने धारा के सिर पर दुपट्टा डाला और उसको पिन लगाकर बालों के साथ ही सेट करने लगा, ताकि दुपट्टा बार बार ना उतरने लगे। कुछ सीढ़ी ऊपर खड़े विराज और परिणीता उन दोनों को देख रहे थे। परिणीता ने कैमरा निकाल कर दोनों के साथ में पिक भी ले ली, जिसमें मान धारा की चुनर सर पर रखकर ठीक कर रहा था। दोनों ही साथ में देखने में बड़े अच्छे लग रहे थे। विराज के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो मुस्कुराकर बोला, लगा रहे बेटा, ऐसे ही तरक्की होगी। आने दो दोनों को साथ अकेले। विराज ने अपने गॉगल्स ठीक किए और परिणीता को लेकर फिर सीढ़ियां चढ़ने लगा।
देखा, मैंने भी इसलिए धारा की कोई मदद नहीं की थी कि भैया है ना वो संभालेंगे उसे। दांत निकाल कर हंसते हुए परिणीता ने विराज के कान में धीरे से कहा और जोर से हंस दी। ध्यान अभी पीछे ही था। धारा ने अपने एक हाथ से लहंगे को पकड़कर थोड़ा ऊंचा किया हुआ था ताकि पैरों में ना उलझे, और मां ने भी धारा का दूसरा हाथ अपने हाथ में थामा हुआ था और अपने दूसरे हाथ से उसके कंधे को पकड़ रखा था। दोनों धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आ रहे थे। जैसे ही धारा ने आखिरी सीढ़ी पर कदम रखा, सामने का नजारा देखकर उसकी नजर वहीं जमी रह गई। कहाँ तो उसने सोचा था कि कोई पुराने जमाने का बना छोटा सा मंदिर होगा कुलदेवी का, जो पहाड़ी पर बना है। वहां क्या ही सुविधा होगी, पर मंदिर की भव्यता देखकर धारा आसपास का सारा माहौल ही भूल गई। ये भी कि उसने जाने कब से मान का हाथ पकड़ा हुआ है। सामने बहुत ही खूबसूरती से बना हुआ मंदिर था। मंदिर की छत कई सारे नक्काशीदार खंभों पर टिकी हुई थी। मंदिर के चारों तरफ सफेद पत्थर का आंगन बना हुआ था और उसके बाद बड़ा ही सुंदर सा बगीचा बना था। साथ ही कई जगह छोटी छोटी संगमरमर के पत्थर की छतरी बनी हुई थी जो सीढ़ियों से जुड़ी हुई थी। मंदिर के ऊपर बने गुंबद पर सोने का कलश लगा था और उस पर बहुत ऊंचाई पर झंडा लहरा रहा था। हवा में बादल इतने नीचे उड़ रहे थे कि उनको हाथ लगा लो ऐसा ही एक बादल का टुकड़ा दारा और मान के ऊपर से गुजरा तो ऐसा लगा जैसे वो बादल उन दोनों को छूता हुआ सा निकला है। ये सब इतनी खूबसूरती से बना था कि बयान करना मुश्किल था। धारा मंत्रमुग्ध हो सब देखने में ही खो गई। धारा, धारा, प्लीज अब हाथ छोड़, तो सब देख रहे हैं। माँ ने उसके कान में बहुत करीब जाकर बोला। उसकी हालत देखकर लग नहीं रहा था कि वो ऐसे ही दूर से भी सुन लेगी। हाँ जी, कुछ कहा क्या? हल्की सी आवाज कान में गई, जैसे माँ ने कुछ पूछा है, जैसे वो अभी होश में आई हो। मेरा हाथ छोड़ो, सब देख रहे हैं। माँ ने हाथ की तरफ इशारा किया। तब धारा को एहसास हुआ। उसने तुरंत ही हाथ छोड़ दिया। सॉरी, गलती पता लगी तो बोल भी दिया। कोई बात नहीं, कहाँ खो गई थी? धारा खुश होकर बोली। मंदिर कितना सुंदर है। मुझे तो लगा कोई पुराना सा छोटा सा मंदिर होगा। मान ने कहा। हाँ, सुंदर भी है और बहुत सुकूनदायक जगह भी। दादू ने बनवाए हैं और अभी भी इसकी देख रेख वही कर रहे हैं। जब हम इतने अच्छे घरों में रहते हैं तो हमारे आराध्य वो क्यों अभाव में रहे, ऐसा दादू का मानना है। अब चलो, अपने हाथ पांव पानी से धो लो, मंदिर में तभी प्रवेश कर पाएंगे। ये इतने सारे लोग मंदिर में? अब वहां मौजूद लोगों पर नजर गई थी तो उसने पूछा। तो मान बोला, आसपास के गांव के रहने वाले हैं जो देवी माता को मानते हैं। जब भी बड़ी पूजा होती है तो सभी को बुलाया जाता है। धारा बोली। अच्छा, तो मान ने कहा। चलो अब यहाँ आओ। मानो से बगीचे में लेकर नल के पास चला गया। वहां से विराज और परिणीता हाथ पांव धोकर अंदर जा रहे थे। विराज के सिर पर बांधनी प्रिंट का एक साफा बंधा था। मान हाथ पांव धोकर कुछ दूरी पर लगे एक चेयर पर बैठ गया। दो लोगों ने आकर उसके भी सिर पर वैसा ही थोड़े अलग रंग का साफा बांध दिया। धारा के लिए तो सब नया था। कुछ पल वो खड़ी होकर देखती रही। साफा बंधवा कर मान धारा को साथ लेकर मंदिर के भवन की तरफ बढ़ गया। अंदर पूरा परिवार मौजूद था और उन दोनों के आने का इंतजार कर रहे थे। कुलदेवी के दर्शन कर दोनों ने साथ ही माथा टेका, फिर मंदिर के महंत के पांव छूकर आशीर्वाद लिया। मंदिर की सेवा में अपनी काफी उम्र गुजार चुके महंत जी मान और धारा को साथ देखकर मुस्कुरा उठे। सौभाग्यवती रहो, महंत जी ने आशीर्वाद दिया। इसे विधाता का लेख और इस बच्ची को माता रानी का आशीर्वाद समझिए शेखावत साहब। ये बच्ची आपके बेटे के जीवन में ढाल बनकर आई है। महंत जी ने सुमेर जी की तरफ देखते हुए कहा तो सुमेर जी ने महंत जी से कहा, इन दोनों को खुशहाल जीवन का आशीर्वाद दीजिए महंत जी। महंत जी बोले, आप चिंता मत कीजिए शेखावत साहब, जिसने मिलवाया है वही आगे भी संवारेगा। हर परिस्थिति में एक दूसरे के साथ बने रहना बेटा। माता रानी का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ बना रहे। दोनों को आशीर्वाद देकर पूजा का विधान शुरू किया गया। कई मंत्रों और जप के साथ दोनों से माता का पूजन करवाया गया। माता की चुनर फलों और नारियल से धारा की गोद भर उसे भावी जीवन के लिए आशीर्वाद दिया।
इसके साथ ही ढोल और नगाड़ों की थाप और शंखध्वनि बजाकर माता की आरती की गई। विवाह संबंध स्वेच्छा का हो या परिवार द्वारा किया गया, पर उसमें सबसे खूबसूरत बात यह होती है कि विवाह होते ही दोनों जुड़ाव महसूस करने लगते हैं, और अगर कुछ कमी रह भी जाए तो समाज द्वारा इतने रिवाज बनाए गए हैं कि उनको साथ पूरा करते हुए ही एक दूसरे के प्रति लगाव होने लगता है। अधिकार की भावना स्वयं ही दिल में घर करने लगती है। धारा तो पूरी इस रिश्ते के प्रति समर्पित हो चुकी थी, पर मान ने अपनी भावनाओं पर रोक लगा रखी थी। पर कुछ तो था जो उसके दिल को पिघला रहा था। हर पल उसकी नजर धारा पर बनी हुई थी। माता के चरणों से उठाकर सिंदूर महंत जी ने मान को दिया, और एक बार फिर धारा की मांग में कुल देवी के सामने मान ने वो सिंदूर भरा। पर इस बार उसकी नजर धारा पर बनी थी, और इस दफा धारा की आंखों में उसे आंसू नहीं दिखे, बल्कि चेहरे पर लज्जा मिश्रित मुस्कान दिखी। पूजा खत्म होने के साथ ही मान का फोन वाइब्रेट हुआ। देखा मैसेज था इंग्लैंड से। मैसेज पढ़ते ही मान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। इंग्लैंड में वंश के घर विजेंद्र ठाकुर द्वारा रखी गई पूजा खत्म होने को थी। अपने हाल ही में जन्मे पौधे के लिए उन्होंने ये पूजा रखवाई थी। पूजा में कुछ खास रिश्तेदार और दोस्त ही मौजूद थे, और कुछ देर बाद ही एक हाउस पार्टी शुरू होने वाली थी जो वंश ने रखी थी। उसमें काफी सारे लोग शामिल होने वाले थे जो अब आने भी शुरू हो चुके थे। हेजल ने अपना इंडियन आउटफिट जो पिंक कलर का अनारकली सूट था उसको बदलकर अब एक ब्लैक एंड गोल्डन लॉन्ग गाउन पहना हुआ था, और इसी से मैच करते हुए ही वंश ने भी ब्लैक पार्टी सूट पहना हुआ था। दोनों ही अपने बेडरूम के ड्रेसिंग एरिया में आदम कद आईने के सामने खड़े थे। हेजल काफी खुश थी अपने बढ़ते परिवार को देखकर। आई एम सो हैप्पी डियर, हेजल ने वंश के गले में बाहें डालते हुए कहा, और उसके होठों की तरफ अपनी लिपस्टिक से रंगे लाल होठ बढ़ा दिए। मीठू डार्लिंग, हैसल की कमर को अपनी बाहों के गहरे में लिए वंश ने उसकी पहल को स्वीकार किया और उसका साथ देने लगा। आई एम थिंकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट इन योर इंडियाज बिजनेस, हैजल ने वंश से थोड़ी अलग होकर कहा। सुनते ही वंश की आंखों में अलग ही खुशी चमक उठी। वह खुद भी कब से यही चाहता था, पर हैजल इसके लिए तैयारी नहीं होती थी। ओह डार्लिंग, यू आर सो स्वीट, कहकर वंश एक बार फिर हैजल के होठों पर झुक गया, और इस बार काफी देर बाद उससे अलग हुआ। यू थिंक सो मच अबाउट मी, आई हैव बीन वेटिंग दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम, कहकर हैजल के गालों को सहलाते हुए वंश ने उसके चेहरे पर आए बालों को कान के पीछे किया। या आई नो, वी विल वर्क ऑन इट नेक्स्ट वीक, कहकर हैजल वंश से अलग हुई और आईने के आगे खड़ी होकर एक बार फिर होठों को लिपस्टिक से रंगकर वंश का हाथ थामे पार्टी के लिए चल दी। काफी सारे मेहमान आए थे, हैजल की पूरी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ साथ उनके को ट्रेडर्स भी शामिल थे। इंतजाम पूरा वंश ने ही किया था। सामने एक बड़ा सा स्क्रीन लगा था जो बंद ही था। उसकी वहां कोई जरूरत थी भी नहीं, पर वो वहां मौजूद था। पार्टी अपने पूरे शबाब पर थी। वंश और हैजल साथ डांस करने में मसरूफ थे। पार्टी में मौजूद कई सारे जोड़े भी यही कर रहे थे। डांस के बीच में ही अचानक म्यूजिक बंद हुआ। सबके थिरकते पांव भी साथ में थम गए। सामने लगी स्क्रीन चमकी और सबका ध्यान उस ओर गया। एक साथ सबकी नजर उस स्क्रीन पर थी। वंश और हैजल भी एक दूसरे की कमर में हाथ डाले सामने देखने लगे। विजेंद्र ठाकुर भी मुंह में सिगार दबाए स्क्रीन को देख रहे थे, और कुछ पल बाद ही एक फिल्म चलने लगी। देखते ही सबकी आंखें फटी की फटी रह गई और मुंह खुले। वंश और विजेंद्र जी के तो होश इतने उड़ गए कि वो अपनी जगह से हिलना भी भूल गए। हैजल का हाथ वंश की कमर से निकल गया। वो बुरी तरह स्क्रीन पर चल रहे सीन को घूर कर देख रही थी। उसका चेहरा सख्त होता जा रहा था। सामने स्क्रीन पर वंश और संजना के साथ वाली वही वीडियो चल रही थी जो वंश ने मान को भेजी थी, और इस बार ये एडिट थी। इसमें सिर्फ वंश का चेहरा दिख रहा था, जबकि संजना का चेहरा छुपा दिया गया था। वंश साफ साफ एक लड़की के साथ इंजॉय करते दिख रहा था। जब तक वंश को होश आता तब तक सबको काफी कुछ साफ साफ दिख चुका था। वो स्क्रीन की तरफ भागा, पर हैसल के भाई जो पहले से ही उसे नापसंद करता था
उसने उसे पकड़कर रोक दिया। इसके साथ ही दूसरी वीडियो शुरू हुई। उसमें भी वंश था लड़की के साथ, पर साथ वाली लड़की का चेहरा गायब। वंश छटपटा रहा था ताकि खुद को छुड़ाकर ये सब बंद कर सके, पर वो उसे छोड़ नहीं रहा था। छोड़ो मुझे, लीव मी। हैसल डार्लिंग, लिसन टू मी, दिस इज नॉट मी। वंश बुरी तरह चिल्ला रहा था, पर उसकी कोई सुन नहीं रहा था, बल्कि सब देख रहे थे, वो भी टीवी स्क्रीन पर। विजेंद्र जी ने डर और शर्म के मारे मुंह फेर लिया। अपने बेटे को इस तरह कैसे देखे, उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था। हैजल का चेहरा और आंखें गुस्से से लाल हो चुके थे। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। लग रहा था कि वो अभी वंश का खून कर देगी। उसकी हालत देखकर वंश का खून सूखने लगा। दोनों बाप बेटी की हालत इस वक्त खराब थी। चाहकर भी विजेंद्र जी वहां से भाग नहीं पा रहे थे और वंश को तो पकड़कर रखा ही था। चौथी वीडियो शुरू हो चुकी थी, पर हैजल की बर्दाश्त की सीमा अब खत्म हो चुकी थी। उसने बार काउंटर से रेड वाइन की बोतल उठाकर स्क्रीन पर दे मारी और एक साथ एक के बाद एक 3 बोतल्स फेंक दी। बोतल के साथ साथ अब स्क्रीन भी टूटकर बंद हो गई थी। सभी मेहमान खुले मुंह पर हाथ रखे आंखें फाड़े ये तमाशा देख रहे थे। सभी अचंभित थे। हैसल ने घूमकर वंश की तरफ देखा। उसकी आंखों में अंगारे बरस रहे थे। वो भूखी शेरनी की तरह वंश की तरफ झपटी। उसने वंश की अच्छी खासी मरम्मत कर दी और दोनों बाप बेटों को जलील करके घर से निकाल दिया। अब हम कहाँ जाएंगे बेटा? विजेंद्र जी और वंश हाथ में एक छोटा सा बैग लिए दोनों बाप बेटे सड़क के किनारे खड़े थे। हैजल ने उनको साथ में 2 जोड़ी कपड़े भी लेने नहीं दिए थे। वो तो भला होकर के एक सर्वेंट का जो चुपके से बैग बनाकर दे गया था। दोनों को ये कहकर उसमें दोनों के लिए कुछ कपड़े और जरूरत का सामान है। जेब में सिर्फ मोबाइल और वॉलेट ही था। पता नहीं डैड, अभी कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे कुछ सोचने दो। चेहरे पर कई जगह चोटों के निशान लिए वंश माथे पर हाथ रख के सोच रहा था कि तभी उसका फोन बजने लगा। परेशान वंश ने बिना कुछ देखे फोन उठा लिया। इंडिया के भिखारियों का इंग्लैंड की सड़कों पर स्वागत है। गहरी सांस छोड़ते हुए फोन में से आवाज आई। आवाज सुनते ही वंश समझ गया था कि ये मान है। गुस्से से बौखलाया हुआ वो फोन पर ही उस पर चीख पड़ा। कमीने, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मान हंसकर बोला, पहले वो तो पकड़ ले जो तेरे हाथ से निकल चुका है, तेरा परिवार और तेरी बीवी की दी हुई भीख की जिंदगी। मान ने कहा तो वंश के हाथ फोन पर कस गए। वो गुस्से में बोला, तो ये सब तेरा किया धरा था? मान ने एटीट्यूड से कहा, बहुत गलत आदमी से पंगा ले लिया तूने। वंश ठाकुर अपनी औकात से बहुत बड़ा खेल खेल गया है। बहुत हल्के में ले लिया तूने मान प्रताप सिंह शेखावत को। क्या सोचा था रातों रात यहाँ से भागकर खुद को बचा लेगा? वंश चिल्लाकर बोला, एक बार मैं इंडिया आ गया ना। मान हंसकर बोला, एक बार, बस एक बार। वंश ठाकुर, ये एक बार अब तेरे नसीब में है नहीं। तेरे लिए जहन्नुम वही तैयार करवाया है मैंने। कुछ पल का इंतजार और ठाकुर। साले, वंश बोलता ही रह गया, पर सामने से कॉल कट हो चुकी थी। पास खड़े विजेंद्र जी दोनों की बातें सुन रहे थे। वो वंश से बोले, गुस्से को काबू में रखो, ये सब तुम्हारी लापरवाही और बेवकूफी का नतीजा है। आज सब कुछ हाथ से निकल गया हमारे। पहले किसी होटल में रहने का इंतजाम करो, फिर इंडिया निकलते हैं। जो है अब वही है, जो बिजनेस है उसे ही देखते हैं जाकर। थोड़ा आगे बढ़ जाए तो मेरी थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी भी रखी है माँ। वंश बोला, कैसे जाए? पासपोर्ट है कहाँ? वो तो घर में ही रह गए। हैसल ने कुछ लेने भी तो नहीं दिया। विजेंद्र जी गुस्से में बोले, एक औरत नहीं संभाली गई तुमसे? देखो क्या हाल कर दिया उसने हम दोनों का। एक फूटी कौड़ी नहीं दी। वंश भी गुस्से में बोला, सबको माँ जैसा समझा है कि आपने, जो इज्जत और परिवार के नाम पर पति की ज्यादती सहते सहते अपनी जान भी दे दे और पति उसकी सारी प्रॉपर्टी और पैसा हड़प कर खा जाए। और ये इंडिया नहीं है जहाँ पति परमेश्वर बनकर औरत के सिर पर नाच सके, ये इंग्लैंड है। विजेंद्र जी उसे घूर कर बोले, कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहे हो तुम? भूलो मत कि बाप हो तुम्हारा। अभी विजेंद्र जी की बात भी पूरी नहीं हुई थी कि पुलिस की गाड़ी सायरन बजाते हुए उनके पास आकर रुकी। दोनों कुछ बोल या पूछ पाते उसके पहले ही अरेस्ट कर लिए गए और उनके साथ मौजूद दोनों बैग जब्त कर लिए गए, जिसमें कि ज्यादा मात्रा में ड्रग्स बरामद हुई।
उन बैग्स में ड्रग्स देखकर दोनों की हालत खराब हो चुकी थी। कुछ कहने सुनने का मौके दिए बिना ही पुलिस दोनों को अपने साथ बैठा कर ले गई। कहाँ रह गए थे? कब से इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा? मान की गाड़ी में बैठते ही विराज ने शिकवा करते हुए पूछा। किसी से बात करनी थी जरूरी, उसी में थोड़ा सा टाइम लग गया। तसल्ली से गाड़ी में बैठकर सिर सीट की पुश्त से टिकाकर मान ने आंखें मूंद ली। बगल में बैठी धारा पर एक नजर डालना भी गवारा नहीं किया उसने। विराज ने एक नजर उसे देखा और गाड़ी स्टार्ट कर ली। इन 2-3 दिन में ही मान का पूरा वजूद बदल चुका था, जिसे सबसे ज्यादा विराज ने ही महसूस किया था। उसका लापरवाह सा खुश मिजाज भाई कहीं खोसा रहा था। चलो आज कहीं और चलते हैं, अभी तो काफी वक्त है, मूवी देखने चले। परिणीता ने तीनों को सुनाते हुए बोला। लगा कि सारे ही खुश हो जाएंगे। नहीं, जिससे उम्मीद नहीं थी सबसे पहले उसी ने मना किया, यानी कि विराज ने। अरे क्या दिक्कत है, धारा और भैया को भी अच्छा लगेगा। कब से शादी में उलझे हैं, थोड़ा एंजॉय हो जाएगा। परिणीता भी कहाँ मानने वाली थी, वो जिद करते हुए बोली। बाद में चल चलेंगे, अभी नहीं। घर पर हो सकता है कोई काम हो। दादी बुआ भी अभी यही है, तुम्हें पता है ना, उनका मिजाज अभी भी वैसे भी सही नहीं रह रहा। विराज ने समझाते हुए कहा तो परिणीता बोली। तभी तो कह रही हूँ कि वो घर पर है और घर जाते ही वो कुछ ना कुछ बखेड़ा खड़ा करेंगी ही। विराज थोड़ा गुस्से में बोला। थोड़ा तमीज से बात करो परिणीता, बड़ी है वो घर की और उनके लिए या किसी के लिए भी तुम इससे बात नहीं कर सकती। विराज की आवाज थोड़ी सख्त हो गई। परिणीता ने मुंह बनाकर बाहर की तरफ नजर कर ली। पहली बार ऐसी डांट पड़ी थी और पहली बार ही उसने ऐसी बदतमीजी की थी। मान दोनों की बातें सुनकर उठकर बैठ गया। वो बोला। क्या हो गया दोनों को? इसलिए बात क्यों कर रहे हो? भाभी जाना चाहती है तो लेकर जाओ ना भाई। विराट बोला। अभी नहीं जा सकते मान, और वो तुम दोनों को भी साथ ले जाने की बात कर रही है। सिर्फ हम दोनों को नहीं। मान बोला। हम अभी नहीं जा सकते तो आप दोनों तो जा सकते हो ना, तो आप दोनों चले जाओ। विराज ने जवाब दिया। नहीं, अभी मुझे भी कुछ जरूरी काम है, पहले तुम सबको घर छोड़ दूं। परिणीता की बातों से मन उखड़ गया था उसका। घर के बड़ों का अपमान बर्दाश्त नहीं होता था। गाड़ी हवेली की गैराज साइड में आकर रुकी और सबसे पहले नाराज परिणीता उतर कर चलती बनी। अब मनाओ, उनको, नाराज हो गई है आपसे। परिणीता को पैर पटकते जाते देख रहा था मान, इसलिए उसने विराज से कहा। अभी टाइम नहीं है, रात को देखते हैं, पर पहले तू अपनी वाली को देख। विराज ने कहकर धारा की तरफ इशारा किया। विंडो ग्लास से सिर टिकाए वो सो रही थी। ये तो सो रही है। मान का अब ध्यान गया। विराज बोला। गाड़ी में बैठते ही सो गई थी। विराज ने शिकवा भरी निगाह से देखते हुए कहा। लापरवाही बताना चाह रहा था कि ध्यान कहाँ है तुम्हारा? ओह, उठाने के लिए आवाज लगाने चाह रहा था कि विराज ने रोक दिया। रुक, मान ने पूछा। क्या हुआ? विराज बोला। तुझे याद है जब हम हनीमून से वापस आए थे और परिणीता भी ऐसे ही सो गई थी? कुछ याद नहीं आ रहा भाई? अनजान बनते हुए उसने कहा। चलिए, आपको भी देर हो रही होगी। विराज बोला। ऐसा कब तक चलेगा मान? इन सब बातों को रहने दीजिए भाई, मैं भी थक गया हूँ, कहकर उसने धारा को आवाज लगा दी। ज्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ी। एक ही आवाज में नींद टूटी थी या पहले ही खुल चुकी थी। वह बस एक निगाह देख कर गाड़ी से उतर गई। मान और धारा को जाते हुए विराज पीछे से देख रहा था। उसे अपने भाई के हर लम्हे की खामोशी चुभ रही थी। अपनी शादी को लेकर इतना एक्साइटेड था और आज जैसे हर बात से बेगाना था। विराज ने अपनी सीने की भारी होती सांस को छोड़ा और वापस गाड़ी में आकर बैठ गया। फिर डैशबोर्ड में रखकर लिफाफा निकाल कर देखा और एक निगाह डालकर वापस उसे उसी में रख दिया। हनीमून टिकट्स थी जो उसने मान और संजना के लिए बुक करवाई थी गिफ्ट के तौर पर। फिर वो गाड़ी स्टार्ट कर वापस बाहर की तरफ निकल गया। इधर गाड़ी के बोनेट पर बैठा शिवाय हाथ में बियर की बोतल लिए खुद से बात कर रहा था। तुम फंसी हो धारा, या तुम्हें फंसाया गया है? उसने अब तक धारा की सारी इंफॉर्मेशन निकलवा ली थी, उसके परिवार का हाल और उसके घर छोड़ने की भी। और जितना पता लगा था उससे उसे मान ही दोषी दिख रहा था। पूरी बात उसे पता नहीं थी और अब धारा के लिए चिंता होने लगी थी कि कहीं मान धारा का भी संजना जैसा हाल न कर दे। उसका दोस्त ऐसा किरदार रखता है, यकीन तो उसे हो नहीं रहा था।
पर जो कुछ भी आगे आया उससे यही सब समझ आ रहा था। मान से मिलकर बात करने की सोचे ताकि उसे बता सके कि धारा अकेली नहीं है, वो है उसके साथ। दिमाग अलग ही दिशा में दौड़ रहा था। जैसे हालात उसे दिखे वैसी ही सोच बनती जा रही थी उसकी। इधर सुमेर जी की हवेली में मान के कमरे में चेंज करके सो जाओ। धारा के थके हुए चेहरे को देखकर मान ने कहा, और आप नहीं थके क्या? धारा ने मान से पूछा, जो अभी अभी चेंजिंग रूम से निकला था जीन्स और टी शर्ट पहनकर। इतनी रात में कहाँ जाना है वो नहीं पूछ पाई तो यही पूछ लिया। मान ने कहा, मुझे जाना है कहीं, तुम सो जाओ, बहुत थकी सी लग रही हो। धारा बोली, नहीं थकान तो है पर नींद अब नहीं आ रही। चाय पीने का मन है, आप पियेंगे? मान बोला, चाय इस वक्त मैं नहीं पीता, तुम्हारे लिए मंगवा देता हूँ। धारा ने कहा, नहीं रहने दीजिए, मैं खुद बनाकर पी लूंगी। मान ने उसे देखकर कहा, क्यों? खुद क्यों? घर में इतने नौकर चाकर हैं, अभी तुम थकी हो, उनसे कह देता हूँ, वो दे जाएंगे आकर रूम में। धारा बोली, नहीं मैं नीचे जाऊंगी, दादी और बुआ दादी अभी बैठी थी बाहर, तो उनके पास थोड़ी देर बैठूंगी, वहीं चाय भी पी लूंगी। मान ने कहा, ठीक है तुम्हारी मर्जी, पर फिर ध्यान रखना, सुबह का पता है ना? धारा ने जवाब दिया, जी पता है, मैं ध्यान रखूंगी। माँ ने पूछा, बुरा लगा उनकी बात का? नहीं ऐसा नहीं है, इससे ज्यादा डांट और मार खाई है मैंने, काफी ढीठ किस्म की हूं मैं। धारा ने दांत दिखाते हुए बात कही तो मान धारा की बात पर हल्के से मुस्कुरा कर रह गया। इतनी सी बात को लेकर नहीं बैठती मैं, और कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा। उनको मेरी आदत हो जाएगी और मुझे उनकी, फिर सब ठीक हो जाएगा। मान बोला, गुड, मेंटली काफी स्ट्रांग हो तुम। धारा बोली, जी, तो फिर अब आप ही बता दीजिए कि मैं क्या कहकर बुलाऊं आपको? मान कंधे उचकाकर बोला, मुझे? अब मैं क्या बताऊं जो पहले कहती थी? धारा बोली, सर, सरी बोलती थी और इसी वजह से डांट पड़ी थी। मान ने उसकी बात सुनकर कहा, अच्छा। धारा ने हामी में सिर हिलाया, जी, तो फिर मेरा नाम ही ले लिया करो, मुझे दिक्कत नहीं है। धारा असमंजस में बोली, पर उनको हुई तो कि पति का नाम ले रही है, ये बात पसंद नहीं आई तो? मान बोला, ये बात भी है, फिर तुम ही सोच लेना और सबके सामने कम ही बात करना, तो पता नहीं चलेगा कि तुम मुझे क्या बुलाती हो, और वैसे भी नाम में क्या रखा है? धारा मान की तरफ देखकर बोली, नाम ही तो पहचान होती है ना? मान ने कहा, हाँ तो नाम तो है ना मेरा, ये वाला नहीं, वो वाला, जिससे सिर्फ मेरी पहचान बनेगी। धारा ने कहा तो मान कुछ पल को उसका दमकता चेहरा ही देखने लगा। वो पति है धारा का, ये बात उस लड़की के लिए कितना मायने रखती है, पर अभी खुद के अंदर जो तूफान चल रहा है उसका क्या करे? एकदम से सब सामने आया, पूरी जिंदगी बदल कर चला गया। वो ठीक से अपनी भावनाएं भी व्यक्त नहीं कर पाया। परिवार दिखा जिसने उसे बचपन से प्यार मोहब्बत से बड़ा किया है, फिर जो कहा करता चला गया। माँ ने मुस्कुरा कर कहा, जो तुम्हें अच्छा लगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वैसे स्वीट हार्ट, डार्लिंग, डियर, सोना बाबू, कुछ भी बुला सकती हो। मान की मुस्कान थोड़ी ज्यादा ही तेज हो गई थी कहते हुए, और धारा के कान लाल हो गए सुनकर। मजाक कर रहा था और कुछ नहीं। उसको शर्माते देख कर मान ने कहा, बुआ दादी क्या बुलाती है फूफा जी को? धारा बस बात करना चाह रही थी मान से। शायद कुंवर सा, हाँ शायद यही बुलाती है, बाकी पक्का पता नहीं। और कितनी बातें कर रही है तुम, मुझे देर हो रही है, तुम चेंज करके आओ फिर नीचे चलते हैं। धारा की बातों से उलझन होने लगी थी उसे। धारा भी चेंजिंग रूम में चली गई। चलिए। चेंजिंग रूम से बाहर निकलकर धारा ने मान से कहा, जो फोन में ही कुछ देखने में लगा था। धारा की आवाज पर उसकी तरफ देखा उसने। तुम्हें दिक्कत आती है इन सब में? पहनी हुई साड़ी देखकर लग रहा था कि काफी मशक्कत से पहनी है। हाँ आदत नहीं है ना इन सब की, पर धीरे धीरे सीख जाऊंगी और आदत भी पड़ जाएगी। धारा ने साड़ी के पल्लू को ठीक करते हुए कहा। मान बोला, तुम्हें सूट में कंफर्टेबल फील होता है तो तुम वही पहना करो, यह सब पहनने की जरूरत नहीं है, समझी? चलो। धारा ने मान को आवाज लगाई, सुनिए। मान ने पलटकर पूछा, अब क्या हुआ? धारा झिझकते हुए बोली, वो आप गाड़ी खुद से ड्राइव करके मत लाना, उस दिन भी आप। कहते हुए वो रुक गई। और अब आओ तो मुझे कॉल कर देना, मैं इंतजार करूंगी। धारा की बातें सुनकर मान कुछ पल उसको देखता ही रहा। ये लड़की मेरी फिक्र कर रही है। मन में ही ख्याल आया,
मान बोला, मैं रोज रोज ड्रिंक नहीं करता, इस दिन बस थोड़ा ज्यादा ही हो गया था। और मेरा इंतजार मत करना, सो जाना टाइम पर। ठीक है, चले हम। दोनों नीचे की तरफ चल दिए। गार्डन में सभी लोग बैठकर बातें कर रहे थे। धारा को सबके साथ छोड़कर मान निकल गया। सही में तो उसे कोई काम था ही नहीं, पर इस वक्त उसे बेचैनी महसूस हो रही थी तो घर से निकलना ही बेहतर समझा। धारा से हुई थोड़ी सी बात ने उसे और गिल्ट में डाल दिया था। वो खुश लग रही थी, पर क्या ये खुशी ज्यादा दिनों तक कायम रहेगी? वो उसे खुश रख पाएगा? दादू के कहने पर सब कुछ यंत्रवत करता गया, पर अब कैसे रहेगा वो धारा के साथ? बिना किसी भावना के कैसे निभाएगा वो रिश्ता जिसके लिए वो नाम खोज रही है? और मैं तो अभी तक उसे अपना भी नहीं पा रहा हूँ। रात का वक्त था। झील पर सबसे सुनसान जगह जाकर माँ ने गाड़ी रोकी और सामने से गहरी झील को देखकर उसने बियर की कैन खोली और मुंह से लगा ली। सामने काला आसमान और उसी के रंग में डूबी झील जो हर पल अपना रंग बदलती है, अब पूरी काली दिख रही थी। ये जगह आज उसे अपनी सी लगी, पूरी तरह वीरान और खाली सी। सब और शांति, ना कोई कहने वाला, ना सुनने वाला। इस वक्त इतना ही अकेलापन ढूंढ रहा था। यहाँ आकर कुछ सुकून मिला खुद के साथ। बियर के दो घूंट पीकर मान गाड़ी से निकला और बाहर खुली हवा में आकर खड़ा हो गया। कुछ पल भी नहीं बीते थे कि किसी ने आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। वहां एक वो ही अकेला नहीं था। सामने शिवाय खड़ा था जो काफी देर से यहाँ था, पर कुछ दूरी पर। गाड़ी आई और उसमें मान को निकलते देखकर उसे ये मौका दिखा बात करने का। कब से वो भी अपनी सोचों में उलझा था। मान को लेकर गुस्सा भी था दिल में। देखते ही सीधा उसके पास चला आया और बोला, नई नई शादी और दूल्हे राजा यहाँ सुमसान झील पर अकेले ही अपनी जिंदगी का लुत्फ उठा रहे हैं। ये क्या बात हुई? शिवाय की बातों से अनजान मान फीकी सी हंसी हंस कर रह गया, पर बोलने का मन नहीं था तो चुप रह गया। दोस्त कहीं भी मिल सकते हैं ये पता था, तो कुछ पूछा नहीं। शिवाय तंज कसते हुए बोला, अब क्या कोई और सेटिंग है जिसके लिए इस सुनसान जगह पर आया है? कहते हुए गाड़ी में झांकने का नाटक किया जैसे किसी को देखना चाहता हूँ। क्या हुआ, आज कोई और नहीं मिली क्या? हाँ, बीवी बेचारी 2 दिन पुरानी हो गई या उससे भी पुरानी हो क्या पता। बड़े लोग, बड़ी बातें और बड़े सारे शौक। मान ने शिवाय की तरफ मुड़कर देखा। मान ने उसकी तरफ देखकर पूछा, क्या हुआ, इतनी अजीब बातें क्यों कर रहा है? शिवाय की बातें अब उसे ताने जैसी लगी। सही है, तुम कुछ भी करो सब सही, हम बातें भी करें तो अजीब। शिवाय अपने मन की खींच निकाल रहा था कुछ भी बोलकर। अब मान का दिमाग खराब होने लगा। मान बोला, साफ और सीधे तरीके से बोल, कहना क्या चाहता है? बियर की कैन एक तरफ फेंक कर जेब में हाथ डाले अब वो शिवाय के सामने खड़ा था। उसे शिवाय की बातें अजीब लग रही थी। शिवाय गुस्से में बोला, तेरी अय्याशियां गिनाना चाहता हूँ तुझे, जो तू दुनिया से छुप कर करता है। तेरे कर्म गिनाना चाहता हूँ तुझे। शिवाय अब खुलकर भड़ास निकालने को तैयार था और मान को समझ नहीं आया कि कह क्या रहा है शिवाय, पर उसकी बातें सुनकर गुस्से से उसकी मुट्ठियां भिज गई और उसने शिवाय का गिरेबान पकड़ लिया और गुस्से में बोला, तमीज से बात कर, कह क्या रहा है, समझ में आ रहा है तुझे? शिवाय गुस्से में बोला, समझ तो अब आया मुझे, तेरे गोरे चेहरे के पीछे छुपा काला किरदार। अपनी होने वाली बीवी को प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया और उस भोली भाली लड़की को अपने जाल में फंसाकर शादी कर ली। साले कमीने, तुझ जैसा तो घटिया इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। शिवाय ने भी मान का कॉलर पकड़ लिया, पर उसकी बातें सुनकर मान का दिमाग पूरी तरह खराब हो चुका था। क्या किया मेरी धारा के साथ बता, जो वो तुझसे शादी करने के लिए तैयार हो गई? शिवाय बिना सोचे समझे बोले ही जा रहा था। वो मान जो पहले से ही परेशान था। धारा का नाम शिवाय के मुंह से सुनकर दिमाग काबू में नहीं रहा और उसने बिना रुके कई सारे पंच शिवाय के मुंह पर चढ़ दिए और गुस्सा था कि रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वो अभी भी नहीं रुकता। अगर किसी ने आकर उसे पीछे से पकड़ा नहीं होता। ये करण था जो अपने दोस्तों के साथ झील पर आया था और उस तरफ होती हलचल को देखकर यहाँ चला आया और आते ही दोनों को एक दूसरे से अलग किया। मान और शिवाय दोनों एक दूसरे को खा जाने वाली नजरों से घूर रहे थे। मान ने गुस्से से घूरते हुए हाथ से झटका देकर खुद को करण और उसके दोस्तों से जिन्होंने उसे पकड़ा हुआ था छुड़ाया और गुस्से में बोला,
आज के बाद मेरी बीवी का नाम अपनी गंदी जुबान से लिया ना तो तेरी जान ले लूंगा, समझे? शिवाय को उंगली दिखाकर धमकाते हुए मान ने एक बार फिर सबकी तरफ देखा और अपनी गाड़ी में जा बैठा और कुछ ही पल में उसकी गाड़ी वहां से धूल उड़ाती हुई निकल गई। पीछे खड़ा शिवाय उसे घूरता रह गया। मान की गाड़ी हवा से बातें कर रही थी। जितना तेज गुस्सा आ रहा था, गाड़ी की स्पीड भी उतनी ही तेज थी। गुस्से से उसकी सांसें उखड़ी हुई थी। नजर सामने लगे शीशे पर थी और एक ही बात जो उसके दिमाग में घूम रही थी, शिवाय का धारा को मेरी धारा कहना। उसे एक बार फिर अपने आप से धोखा होता दिखा। भले ही धारा के साथ उसका रिश्ता आम पति पत्नी जैसा नहीं था, पर तब भी थी तो वो उसकी पत्नी जिसके साथ कुछ दिन पहले ही उसने शादी की है, वो भी उससे इजाजत लेकर। शिवाय ने संजना को लेकर उसके लिए क्या कुछ कहा वो भी अभी इतना मायने नहीं रखता उसके लिए, जैसे अब संजना कोई मायने नहीं रखती थी। पर धारा, क्या धारा भी शिवाय को चाहती है? एक बार फिर किसी को अपनी जिंदगी में जबरदस्ती शामिल कर लिया। पर पूछा था ना उससे, ऐसा था तो उसने शादी के लिए हाँ क्यों की? पहले माँ, फिर संजना और अब धारा। मान का दिमाग फटने को था सोच सोच कर। हर बार वो ही क्यों? रात के वक्त खाली सड़क पर गाड़ी दौड़े जा रही थी। किधर जाना है किधर जा रहा है कुछ पता नहीं था। स्टेयरिंग पर एक हाथ से पकड़ बनाए, दूसरे हाथ से बियर कैन पकड़े। मान की ये चौथी कैन थी जिसे उसने लगातार पीते हुए खत्म कर दिया। आंखें लाल हो रही थी। जितनी बेचैनी घर से निकलते वक्त थी, उससे कहीं ज्यादा तड़प अब दिल में उठ रही थी। विराज अभी आया ही था और हवेली की गेट पर कदम ही रखा था कि उसका फोन बज उठा। अननोन नंबर से कॉल आ रही थी। विराज ने कॉल उठा ली और सामने से आती आवाज को सुनकर उसके कदम वापस बाहर की तरफ मुड़ गए। सब अंदर जा चुके थे तो बाहर क्या हुआ किसी को पता भी नहीं चला कि कब विराज वापस आकर जा भी चुका है। गाड़ी सीधा हॉस्पिटल के आगे आकर रुकी। विराज भागता हुआ रिसेप्शन की तरफ गया और नाम बताने पर रूम नंबर का तुरंत ही पता चल गया। इमरजेंसी रूम में जाते ही सामने मान दिखा, बेड पर बैठा हुआ। विराज को देखते ही खड़ा हो गया। विराज ने पास आकर देखा, सिर और हाथ पर कुछ हल्की फुल्की सी चोटें लगी हुई थी जिन पर अब बैंडेज बंधी हुई थी। मान को देखकर विराज की बेतरतीब होती सांसें अब काबू में आई थी। उसे सुरक्षित और ठीक हालत में देखकर विराज ने तुरंत उसे अपने गले से लगा लिया। तो ठीक है ना? ज्यादा लगी तो नहीं? कैसे गाड़ी चला रहा था? ध्यान कहाँ था तेरा? मान की पीठ से लाकर विराज ने आगे होकर उसे अच्छे से ऊपर से नीचे की तरफ देखा, जैसे उसे स्कैन कर रहा हो। तूने पी रखी है? विराज ने मान को हैरत भरी नजरों से देखते हुए पूछा। मुंह से हल्की स्मेल आ रही थी। जवाब में मान सिर्फ हाँ में सिर हिलाकर रह गया। उसकी हालत देखने से ही सही नहीं लग रही थी, तो विराज ने अभी मान को कुछ भी कहना सही नहीं समझा। इसको बाद के लिए रखा। विराज ने उसे गौर से देखते हुए पूछा, कोई अंदरूनी चोट तो नहीं है ना? कहीं भी दर्द या दुख रहा हो तो बता दे। विराज ने पूछा तो मान ने अपने सीने पर हाथ रख दिया। यहाँ यहाँ चोट लगी है भैया। यहाँ दर्द है, बहुत ज्यादा दर्द है भैया। मान की आंखों से आंसू का कतरा निकलकर गालों पर बह गया। उसकी हालत देखकर मान ने उसे फिर से सीने से लगा लिया और उसका सिर सहलाने लगा। उसका छोटा भाई इतने दर्द में है और वो कुछ नहीं कर पा रहा है। आंसू विराज की आंखों से भी बह निकले। कुछ हुआ है क्या? मान कुछ कहता उसके पहले पीछे उसका वकील भी आकर खड़ा हो गया था, जिसे विराज ने रास्ते में फोन कर यहाँ आने की इत्तला दे दी थी। और उसके तुरंत बाद डॉक्टर और एक पुलिस इंस्पेक्टर भी वहां आकर खड़े हो गए। विराज डॉक्टर से मान को लेकर बात करने लगा। उसकी चोटों और बॉडी चेकअप को लेकर उनसे सलाह लेने लगा। डॉक्टर बोले, अभी मैंने इनको अच्छे से एग्जामिन कर लिया है, फिलहाल तो ये ठीक है, आप इनको घर ले जा सकते हैं। विराज बोला, पर मैं अपने भाई का फुल बॉडी चेकअप करवाना चाहता हूँ ताकि कोई भी अंदरूनी चोट हो तो उसका पता समय रहते लग जाए। जी, आप इसके लिए इनको कल दोबारा यहाँ ला सकते हैं। डॉक्टर अपनी बात कहकर जा चुके थे। विराज ने अब अपने सामने खड़े इंस्पेक्टर की तरफ देखा जो कब से उसे देख रहा था। मिस्टर विराज प्रताप सिंह शेखावत, पुलिस इंस्पेक्टर उनके पास आकर खड़ा हो गया। बताइए अब क्या करना है?
सीधे सीधे ड्रिंक एंड ड्राइव का केस बनता है, पर मैंने सुमेर सर का नाम सुनते ही अभी तक कोई खास कार्रवाई नहीं की। इंस्पेक्टर ने आकर पूरी बात बताई, जैसे बहुत बड़ा कारनामा किया हो केस ना करके। विराज ने पूछा, कोई और जान माल का नुकसान? इंस्पेक्टर बोला, जी नुकसान तो सिर्फ आप लोगों का ही हुआ है। पूरी गाड़ी डैमेज हो चुकी है और चोटें भी आपके भाई को ही लगी हैं। खाली सड़क पर पेड़ से जा टकराई थी इनकी गाड़ी। वो तो शुक्र है कि हम पेट्रोलिंग करके वहां से निकल रहे थे तो ये हमें दिख गए। विराज बोला, जी शुक्रिया आपका। कोई भी कार्यवाही या हर्जाना हो तो बता दीजिएगा। यह हमारे वकील हैं, आप इनसे बात कर लीजिए। मिस्टर कुमार, आप इनके साथ जाइए और जो भी कार्यवाही हो वो देख लीजिएगा। वकील को इंस्पेक्टर से मिलवाकर वहां से भेज दिया और मान को डिस्चार्ज करवाकर हॉस्पिटल से बाहर ले आया। लो, हाथ में वाइन से भरा गिलास लिए विराज मान के सामने ड्राइविंग सीट पर बैठा था। ये बैग उसने खुद अपने हाथ से बनाया था मान के लिए, और मान उसे देख रहा था। मान चौंक कर बोला, भाई आप भी? विराज बोला, तो तेरा बड़ा भाई हूँ समझे, हर काम में तुझसे आगे। पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं रोज पी रहा हूँ या तेरी तरह पी कर तोड़फोड़ कर रहा हूँ। अब देख मत पी इसे। विराज ने बोल तो दिया, पर मान ने वाइन के गिलास को मुंह नहीं लगाया, बल्कि वो अभी भी विराज को ही देख रहा था। अब पहले से ही पीकर बैठा है तो हल्दी वाला दूध तो नहीं दे सकता ना तुझे कि कुछ राहत मिले, इसलिए ये दे रहा हूँ। घर जाकर नींद अच्छे से आ जाएगी। मान के सामने बैठा विराज उसे देख रहा था। उसका हमेशा हंसता रहने वाला भाई आज उसके सीने से लगकर रोया था। विराज ने खुद को कैसे रोक रखा था वो ही जानता था, और इसीलिए उसने वो किया जो शायद वो कभी नहीं करता। ना पीते हुए भी खुद का पीना कबूल किया ताकि मान बिना किसी झिझक के पी सके। हॉस्पिटल से गाड़ी एक वाइन शॉप के आगे रोककर खुद खरीद कर ले आया था। अब बता क्या हुआ? खाली गिलास मान से लेते हुए विराज ने पूछा तो मान बोला, नफरत होने लगी है भाई इस औरत साथ से। नशा चढ़ने लगा था अब उस पर। सब के सब धोखेबाज और लालची होती है। विराज बोला, सब नहीं होती मेरे भाई। देख, दादी है, परिणीता है और धारा भी तो है। मान बोला, धारा? हाँ, अब धारा ही तो है। एक वही तो है जो अब मुझे धोखा देगी। पहले मान चली गई छोड़कर, फिर संजना ने धोखा दिया, अब ये धारा। मैं ही क्यों भाई, मैं ही क्यों? क्या बिगाड़ा है मैंने इन सब का? विराज उसकी बात सुनता रहा बिना बीच में टोके, और मान उसका दर्द लावा बना हुआ था, उबल कर बाहर आने को आतुर था। कह देती ना भाई मेरे से कि नहीं चाहती मुझे, नहीं पसंद करती मुझे। इस तरह इतना बड़ा धोखा दिया, वो भी पूरी साजिश करके। कह देती तो मैं छोड़ देता उसे उसी वक्त, आजाद कर देता, पर कहती तो। चीख पड़ा था मान, इतना बड़ा धोखा। पता है भाई, वो प्रेग्नेंट थी। और फिर मान ने संजना से मिलने से लेकर आज जो भी हुआ सब बता दिया, और इसीलिए विराज ने उसे बैठा कर पिलाई थी। यह दवा दिल में छुपा दर्द निकाल देती है। मान गाड़ी में ही सो चुका था और विराज बैठा अपने छोटे भाई को दर्द में डूबे नशे के साथ सोते हुए देख रहा था। मान जितनी तकलीफ तो नहीं हो सकती, पर उससे कम भी नहीं थी विराज को। मान का दर्द विराज के चेहरे पर भी दिख रहा था। आगे क्या होगा? क्या मान के दिल में धारा के लिए गलतफहमी बैठ जाएगी? क्या करण शिवाय को संजना का सच बता देगा? सारा सच जानकर शिवाय क्या करेगा? क्या धारा और मान एक दूसरे को समझ पाएंगे? क्या संजना सचमुच मान की जिंदगी से चली गई है, या वो कुछ और करने की सोच रही है? देखिए इस कहानी के अगले भाग में। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। टिल देन बाय बाय।